चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हमने पढ़ना है, इसको मैं पहले नोट पैड पे ले आऊं ताकि तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, देखो पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, सामान खरीदा और बेचा, है ना, और उसके अकाउंट्स बनाए हमने। लेकिन जब फैक्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंडस्ट्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, उस केस में क्या होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स भी तो देखने हैं ना। बेसिक तीन चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, है ना। तो उसी के लिए हमें क्या बनाना पड़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ जाता है। ठीक है, ये देखो बाकी सारा सेम है। फाइनल अकाउंट में जाकर बस हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग से पहले क्या बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्यों बनाना पड़ेगा, अभी बोल दिया मैंने कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हमारा, अब जैसे ट्रेडिंग में क्या था, ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर नया खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, है ना। इसमें क्या है कि पहले हमें रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, फिर उस रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में लाना है, फिर फिनिश गुड्स बनेगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे हमें क्या पता चलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट्स की क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डेबिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है, फैसिलिटेट द रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आल्सो बी यूज फॉर द वेरियस पर्पस। फॉर एग्जांपल आउटपुट इज कैरीड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट द मार्केट प्राइसेस। ठीक है, जैसे ये देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है। जैसे हम एक ना बात कर लेते हैं, हमारी ब्रेड ब्रेड फैक्ट्री है, क्या है, तो ब्रेड फैक्ट्री में मैदा आया, उस पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब उन बंदों को हमने दिहाड़ी देनी है जो ब्रेड बनाने में हमारी क्या करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, या मतलब सेल वेजेस लेंगे, है ना। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब मैदे में बेकिंग सोडा भी पड़ता है ना, और बड़ी सारी बिजली लगती है, पानी लगता है ना, यूटेंसिल्स लगेंगे। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं, जो खर्चा प्रोडक्ट बनाने पे आएगा वो डायरेक्ट है, जो खर्चा प्रोडक्ट पैकेजिंग पे आएगा, उसको सेलिंग पे करेंगे, वो सारा ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। वही फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला ही। ठीक है, बस फर्क इतना है, इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे रॉयल्टीज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी की मतलब कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं, उसको रॉयल्टी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी ली है हमने, ठीक है, हायर कर रखी है, उसके ऊपर खर्चा। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखते हैं जरा क्या है। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई फैक्ट्री में, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 10 रुपए, और लेबर कितनी लग रही है उस पर, 5। दैट अपार्ट इट अग्री टू पे रॉयल्टी कितना, 3 रुपए पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाई टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल आ गया हमारा 1 लाख इंटू 10, डायरेक्ट वेजेस कितने आ गए हमारे, 1 लाख इंटू 5, रॉयल्टी कितनी आ गई, 1 लाख इंटू 3। तो टोटल कितना कॉस्ट आ गया हमारा, 18 लाख। ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम क्या क्या बोलते हैं, और दीज आर आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड को डिवाइड करें तो क्या क्या आता है इसमें हमारा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल भी आ सकता है, वेजेस भी आ सकता है, और एक्सपेंस भी आ सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे यूज कर लेंगे हम क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे बोल दिया इनडायरेक्ट क्या है, कैन नॉट बी लिंक्ड विद द डायरेक्टली यूनिट प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया।
कि जो डायरेक्टली यूज नहीं होता, ठीक है। स्टोर कंज्यूम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, अब जहाँ मशीन खराब हो गई और उसके लिए हमने एक अलग से जगह बना रखी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीन को ठीक करते हैं। स्मॉल टूल्स, फ्यूल, ल्यूब्रिकेंटिंग ऑयल, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। बट देखा जाए तो मशीन तो वैसे इन्हीं चीजों से ही चलती है ना। इनडायरेक्ट वेजेस क्या क्या है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क के लिए, होल्डिंग पे के लिए एक्सेट्रा पे कर रहे हैं। अगर मशीन चलाने वाला बंदा होगा तो डायरेक्ट वेजेस लेगा। मशीन खराब हो गई और मशीन खराब होने के बाद उसको जब स्टोर पे लाया, उसको ठीक करने के लिए हम पे दिहाड़ी पे कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या आ गए, जैसे हमारे ट्रेनिंग एक्सपेंस मशीन को सिखाने के लिए, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड। अब ये कौन से प्लांट एंड मशीनरी बेटा, अब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, तो इसलिए डेप्रिसिएशन हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड एक्सेट्रा, ये सब सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। हाँ, क्या चीज, वही तो आती है बेटा, सेम एक ही डेप्रिसिएशन है। वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगी डेप्रिसिएशन, उसमें सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल वगैरह आएगा। देखो अभी बताता हूँ क्या करना है इसमें, और कुछ नहीं आना फालतू। ये देखो, ठीक है। अब कोई फैक्ट्री है, हाँ बताओ बताओ बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि ਜਿਹੜਾ indirect expenses ਆ, repair and maintenance and depreciation, वो एक भी आ रहे हैं, और profit and loss। देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं। अब तेरा एक फैक्ट्री है, सुनना ध्यान से, फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, वो मशीन की घिसाई होगी कब, किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसी फैक्ट्री में तेरा एक ऑफिस है, उसमें एसी लगा हुआ है, उस एसी की घिसाई हो रही है तुझे ठंड देने के लिए। समझ रही ना सिंपल क्या है, जो प्रोडक्ट बनाने के ऊपर जो यूज हो रहा है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे के लिए हो रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है, वो अलग डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पे लगी हुई हर चीज क्या है, हमारी डायरेक्ट है, क्योंकि एक सर्विस सेक्टर है। वैसे ही अगर मैं कोई मतलब बात करता हूँ किसी गोडाउन की, किसी आइसक्रीम की बात कर लेते हैं, आइसक्रीम में आइसक्रीम बनाने वाली जो मशीन होती है, वो अगर वो डेप्रिशिएट होगी तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी, ठीक है। अब आइसक्रीम बन गई, उसके बाद उसको डीप फ्रीज किया जा रहा है, मतलब रिटेलर, मतलब कोई होलसेलर या शोरूम बना रखा है, उधर भी एक डीप फ्रीजर लगाया है, उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, हमारी इनडायरेक्ट में आएगी। क्योंकि आइसक्रीम ये तो ना बोल रही है कि मतलब आप लोग मुझे मतलब फ्रिज नहीं दोगे तो मैं बिकूंगी नहीं। फैक्ट्री से डायरेक्ट भी तो बेच सकते हो ना, आपने अलग से शोरूम बना के बेचा तो वो क्या आपका सेलिंग एक्सपेंस हुआ कि नहीं, ये चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा आपका, टू रॉ मटेरियल, उसमें क्या आता है हमारा, ओपनिंग एड परचेजेस लेस क्लोजिंग, तो नेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर क्या आएंगे, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हमारा क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है सबसे ऊपर वाली कॉस्ट, मेन कॉस्ट। फिर आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड जब भी वर्ड यूज होगा वो क्या होगा हमारा, मतलब दो प्रकार के ओवरहेड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, रॉयल्टी और हायर चार्ज, हमने बताया ना ऊपर, जैसे रॉयल्टी पे की थी जैपनीज टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये डायरेक्ट खर्चे हैं, ये क्या है। अब इसमें इनडायरेक्ट खर्चे कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद स्टेप शुरू होता है हमारा टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या शुरू होगा, मतलब ये तैयारी होगी, ये सिर्फ अभी तक क्या था, रॉ मटेरियल को कहां तक लाने की बात थी, ये वर्क इन प्रोग्रेस तक लाने की बात थी। उसके बाद जब ये तैयार हो जाए फिर क्या आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट एट रियलाइजेबल वैल्यू। बाय प्रोडक्ट क्या था, ये था। In most manufacturing operations, the production of the main product is accompanied by the production of subsidiary product which has the value for sale. For example, production of hydrogenated vegetable oils is accompanied by the production of oxygen gas, लगती है ना, and the production is steel yield scrap. The subsidiary product is termed as the byproduct.
because its production is not consciously undertaken but result out of the production of the main product, it is usually very difficult to ascertain the cost of the product. Moreover, its value usually form a very small percentage of the main product. Byproduct is a secondary product. अब देखो रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल को ही हम इधर नहीं लेके जा सकते ना बाय प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल के बाद बड़ी सारी चीजें ऐड हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ऊपर बता दिया वेजिटेबल ऑयल के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, बॉटल्स यूज हो रही है, तो वो जो जब चीजें मिलती जाएंगी तो बाय प्रोडक्ट होता है हमारा सेकेंडरी, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वाला प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यही हमारा क्या रहेगा बैलेंसिंग फिगर, ये कैरी डाउन होगा यहाँ पे तो उधर जाके ब्रॉट डाउन होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। नहीं वो खत्म हो गया किस्सा, क्योंकि हम काम किसका कर रहे हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं ना। अभी देखना भी आएगा यहाँ पे, ये समझ आ गया, फॉर्मेट नोट करना। वैसे तो है तेरे पास बुक, उस पे होगा तो देख लेना, ठीक है। अभी समझ लो। अब जैसे इलस्ट्रेशन 2 है हमारे सामने, विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स, साबुन बनाता है। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया है 16,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया है, क्लोजिंग कितना दिया 20,000, ओपनिंग रॉ मटेरियल 170, क्लोजिंग कितना दिया है 190। तो इसका तो फॉर्मूला है ना हमारे सामने, है ना, फॉर्मूला लगा देंगे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। हायर परचेज मशीन का कितना यूनिट ले रही है वो, हमने एक मशीन ले रखी है हायर परचेज कर रखी है, उसके ऊपर वो 60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट लग रही है उसकी। हायर परचेज फैक्ट्री चार्जेस कितने लग रहे हैं हमारे, ये डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट करी हमने कितनी है वो, मैन्युफैक्चर्ड पे इतनी लग रही है, और 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बनाने पे इतनी लग रही है और वर्क इन प्रोग्रेस पे देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस में लाना, ठीक है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस में लाना, जैसे फिनिश गुड्स, तीन स्टेप है ना, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिर क्या आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, फिर क्या आता है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स तक लाने में हमारी 3 लेबर लग सकती है, तो जैसे 0.8 लग रही है मैन्युफैक्चर्ड के लिए और 0.40 लग रही है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। जब हम वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं उस टाइम पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स कितने हमारे 180, यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई है टोटल 5 लाख। तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखाओ 31 मार्च 2022 का, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट आ गया आपके सामने। तो यूनिट प्रोड्यूस हमारी कितनी हुई थी यहाँ पे 5 लाख, तो पहले हम लेबर निकाल लेंगे, 5 लाख 0.80 कितना 4 और 12,000 पे कितना 4800, ठीक है। और हायर परचेज चार्जेस कितने हमारे 5 लाख के ऊपर 0.60 कितना आ गया वो 3 लाख। अब इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो आप पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैंने फॉर्मूला लगा दिया ओपनिंग एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो 8 लाख आ गया हमारे पास। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 10,000 यूनिट्स, कितने वो 16,000 का, उसकी वैल्यू 16,000 आ गई, यूनिट बताइए यहाँ पे 10,000। ये लिखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चलता रहे कि खरीदा कितने का और आगे पैसे कितने लगे इसके ऊपर, है ना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया हमारा, वेजेस तो हमने निकाल लिए, है ना, तो डायरेक्ट वेजेस आ गए हमारे पास ये, बाकी तो वही है जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉलो कर रहे हैं हम। मशीनरी के ऊपर कितना पैसा लगा हमारा 3 लाख रुपए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं हमारे हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड और रिपेयर मेंटेनेंस पे 1,80,000, 2,20,000 और 1,80, ये भी दिया हुआ हमें यहाँ पे, ठीक है, और ये आ गया, समझ आ गया। अब ये साइड तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया था हमें
20,000, ठीक है। और इसका टोटल किया कितना आ गया हमारे पास, 19,20,800। सेम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ट्रेडिंग कॉस्ट हमारा। ट्रेडिंग कॉस्ट समझ आई, ट्रेडिंग मतलब ये इतने का हमें पड़ गया। अब इसके बाद जो बेचेंगे वो हमारा अलग रहेगा। अब इसके ऊपर जो खर्चे आएंगे वो अलग से दिखाने हैं उन्हें। 19,08,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग का आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। पहले आप रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन थर्ड, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे इसको करने के बाद ना फिर बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे आपके। अब ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक किस किस का दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज, बिल्स रिसीवेबल, हम मैन्युफैक्चरिंग का ढूंढेंगे, बाकी तो सारा पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। ये दिया, उसके बाद इन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मशीनरी, बाकी तो एडजस्टमेंट वाले का वो आ गया सारा, है ना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 2/3 जो है वो फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा है और 1/3 किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफिस के लिए। ऑफिस प्रीमिसेस जो है वो 1/4 एरिया यूज कर रही है, तो फैक्ट्री के लिए बाकी 3/4 यूज हो रहा है ना। तो ये चीजें देखनी, सबसे पहले आ जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग बन रहा है इसमें हमारा, पहले मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे हम। तो मैन्युफैक्चरिंग में वही रूल, सबसे पहले क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग एड परचेजेस लेस क्लोजिंग। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग कितना था, 21, परचेजेस कितने दिए हैं यहाँ पे, 85, उसके बाद क्लोजिंग कितना दिया है यहाँ पे, 16,200, लो जी। तो नेट हमारे पास कितना आ गया, 89,800। फिर ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी दिया हुआ था, 95 होगा, लो जी वो भी ले लिया मैंने। वेजिस 13,000 के, और आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 2,000, 15,000 आ गए, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज 1,500, तो ये कैरेज ऑन परचेज आ गया हमारा 1,500। रिपेयर्स टू प्लांट, ये आ गया ऑफिस फर्नीचर वाला, रिपेयर्स टू प्लांट 1,100, है ना। अब जो रेंट है, अब देखो यहाँ पे बोला ऑफिस सर्विसेज 1/4 किसके लिए यूज हो रहा है, 1/4 एरिया ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, तो 3/4 किसके लिए होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट कितना है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, 3/4। लाइटिंग देखो यहाँ पे 2/3 यूज हो रही है, तो लाइटिंग का कितना खर्चा है, 1,350, तो 2/3 उसके लिए यूज हो रही, फैक्ट्री के लिए यूज हो रही है, तो कितना आ गया, 900। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% दी हुई है, तो प्लांट है कितने का यहाँ पे, 70, तो 70 का 10%, 7,000। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ हमें यहाँ पे, ये फिनिश गुड्स दी है, ये वर्क इन प्रोग्रेस। सेमी फिनिश गुड्स को क्या बोलते हैं हम, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप, कोई पुराना सामान खराब हो गया, उसको स्क्रैप में बेच दिया हमने, तो कितना दिया हुआ है वो, 2,500 रुपये, तो ये 2,500 आ गया। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हो यहाँ पे, या तो फिर लिखते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो इसका टोटल करेंगे 1,29,300, सेम टोटल यहाँ पे, और इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1,19,000, ठीक है बेटा, समझ आ गया। बस फिर वही जो हमने उधर लाया 1,19,000 रुपया ब्रॉट डाउन करना है यहाँ पे, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब ट्रेडिंग है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो बेचेंगे नहीं हम, अब बना बनाए गुड्स बेचना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया ना यहाँ पे 15,500। ट्रेडिंग में याद रखना फिनिश गुड्स ही आएंगे क्योंकि वो बेचने के लिए रेडी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हमें, 15,500, ठीक है, ये आ गया। सेल भी दी हुई है 1,60,200, है ना, ये देखो 1,67,200, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है,
18,100 ये यहाँ से आ गया बेटा, ये देखो, ये देखो क्लोजिंग ऑफ फिनिश, ओपनिंग फिनिश्ड और क्लोजिंग फिनिश्ड, वो तो ट्रेडिंग का ही पार्ट रहता है ना। बस इसका टोटल किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 50,800 रुपये आ गए। क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सैलरीज दी थी 10,000, आउटस्टैंडिंग दिया हमें कितनी यहाँ पे 900 रुपये, तो 900 ऐड कर लिया। टेलीफोन चार्जेस ये आ गए। रिपेयर्स टू फर्नीचर 350। अब देखो, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, जो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन थी वो हमने वहां ली। अब फर्नीचर का फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं है इतना, तो फर्नीचर किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफिस के लिए, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% कितनी आ गई 750। रेंट फैक्ट्री का उसमें ले लिया हमने मैन्युफैक्चरिंग में, और जो बाकी ऑफिस का था वो किसके ले लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 1500 आता है 1/4। लाइटिंग जो ये थी हमारी 2/3 इधर यूज हो रही थी और 1/3 ऑफिस के लिए यूज हो रही है। जर्नल एक्सपेंसेस 1500, और डाउटफुल डेट्स ये इन्होंने बोला कि प्रोविजन बनाने हैं 1% ऑन सेल्स, तो 1% ऑन सेल कितनी है हमारे पास 1,60,200, ये देखो, तो इसका 1% कितना ले लिया 1672। उसमें से जो पुराने थे वो क्या कर लिए लेस, तो न्यू कितने बचे हमारे पास 22। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,800 यहाँ से आ गया, और कमीशन रिसीव थी 450 की। टोटल करा तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 34,778। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट आता है सबसे पहले 1,00,000, नेट प्रॉफिट हमने अभी निकाला, और बैंक लोन दिया था हमें कितना 8,500, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 दिए हैं, बिल्स पेबल दिए 7,500, सैलरी पेबल दिए 900, वेजेस पेबल दिए 200, ठीक है। बस फिर एसेट वाली साइड देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी 70, डेप्रिसिएशन 7 ली थी, इतनी बच गई। ऑफिस फर्नीचर 10 का था, इस पे 750 निकाली तो कितनी आ गई 9250। क्लोजिंग स्टॉक मिला हुआ हमें, सबका लिखना है यहाँ पे अब सबका लिखना है, ठीक है। किस किस का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और फिनिश गुड्स का, तो ये हमें पर सब सारे पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। सन्ड्री डेटर 24,000, न्यू प्रोविजन जो हमने बनाए 16,072 रुपये, कितने बच गया डेटर्स 22,328 रुपये। बिल्स रिसीवेबल दिया आपको कितना 15,000, और कैश एट बैंक दिया 17,000, दोनों साइडों का टोटल बराबर आ गया, तो हमारा खाता कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, फर्क इतना है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अलग से बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो ट्रेडिंग में कैरी करना है, ठीक है, और खत्म, ठीक है बेटा। बाकी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ट्राई कर लेना, कितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लें जरा। एक आती है बेटा, है ना, 2-3 ही है बस, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना, और ये खत्म आपका। तो मॉड्यूल 1 की समाप्ता हो चुकी है, और उसके बाद हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बताओ।